राज रानी अपने माता पिता की दूसरी संतान थी, जिसे उन्होंने बड़े प्यार से पाला था। उसका रूप रंग राजसी था और उसकी सुंदरता की चारों ओर चर्चा होती थी। जो भी उसे देखता वह उसे अपनी गोद में उठाने के लिए आतुर हो जाता। मात्र 4 महीने की उम्र में ही जब राजरानी एक नन्ही सी मासूम बच्ची थी, उसका बड़ा भाई राजू गंभीर रूप से बीमार हो गया था। विभिन्न उपचारों के बावजूद राजू को नहीं बचाया जा सका। राजरानी को पूरे मोहल्ले का स्नेह प्राप्त था, लेकिन अपने भाई की मृत्यु के बाद उसकी मां अत्यधिक दुखी हो गई और राजरानी से नफरत करने लगी। अबोध बालिका राजरानी को उसकी मां ने एक नया नाम दे दिया और उसे प्यार करने का विचार तो दूर की बात थी। राजरानी के पिता ने अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह सुनने को तैयार नहीं थी। उसकी मां हमेशा कहती, करमजली, तूने पैदा होते ही अपने भाई को निगल लिया। राजरानी को अपनी मां का प्यार नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि उसकी मां सोचती थी कि अगर राजरानी पैदा नहीं होती तो उसका राजू जीवित रहता। इसी कारण से पिता का प्यार भी राजरानी को उतना नहीं मिल रहा था। फिर भी राजरानी दूसरों के स्नेह से खुश रहती और धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। समय बीतता गया और करमजली, अब उसे यही नाम मिला था, ये समझने लगी कि उसकी मां उससे नफरत क्यों करती है। उसकी मां के बाद कोई और संतान नहीं हुई थी और वह अकेले नफरत की आग में जलती रहती थी। लेकिन करमजली अपने बाल स्वभाव के कारण अपनी सहेलियों के साथ गुड्डे गुड़िया खेलती थी। उसने अपने लिए एक गुड़िया और गुड्डा बनाया और उसे अपना बड़ा भाई मान लिया। समय अपनी गति से चलता रहा। करमजली ने कहीं से सुना था कि तपस्या में बड़ी ताकत होती है। वह इस जिज्ञासा से भर गई और तपस्या करने का विचार किया। वह अपने घर से कुछ दूरी पर एक वट वृक्ष के नीचे पद्मासन में बैठकर भगवान शंकर की आराधना करने लगी। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उसने अपनी तपस्या शुरू की। शुरुआत में लोगों ने उसे पागल कहा और बहुत परेशानी उठाई, लेकिन उसकी आस्था में कोई कमी नहीं आई। धीरे धीरे लोगों ने उसकी तपस्या की सराहना करनी शुरू की और गांव वालों ने वहां एक तंबू लगवा दिया ताकि वह बिना किसी बाधा के अपनी तपस्या जारी रख सके। कुछ समय बाद करमजली के तपस्वी स्थान पर लोगों ने पूजा अर्चना शुरू कर दी। वहां भेंट चढ़ावा भी आने लगा। लोगों ने करमजली को वहां से हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपने उद्देश्य से डिगी नहीं। उसकी तपस्या निरंतर चलती रही। इस दौरान एक दिन, एक सप्ताह और फिर 1 माह भी बीत गए। धीरे धीरे उसकी तपस्या को 6 महीने पूरे हो गए। उसका तपस्वी रूप दिन ब दिन निखरता जा रहा था। यह खबर गांव से अन्य गांवों में फैल गई और दूर दूर तक पहुंच गई। करमजली की तपस्या को भंग करने के लिए भी अनेक उपाय किए गए, मगर कोई परिणाम नहीं निकला। अंततः सभी ने हार मान ली। एक दिन भगवान शंकर ने उसे दर्शन दिए और कहा, बेटी, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई है, जो मांगना है सो मांग लो। करमजली ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो आज से तीसरे दिन प्रातः 11:30 बजे आए। शंकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। करमजली अपनी तपस्या की सफलता पर अत्यधिक प्रसन्न थी। अब वह सोचने लगी, क्या सच में शंकर भगवान आएंगे? यदि आएंगे तो मैं उनसे क्या मांगू? क्या वे मेरी मांग पूरी करेंगे या नहीं? करमजली बहुत बड़ी दुविधा में थी। अगले क्षण उसे अपने बचपन की वे धुंधली यादें ताजा हो गईं, जो उसने इतने दुख और नफरत में बिताई थी। उसने बिना विलंब किए पूरे गांव में इस बात की जानकारी दे दी और सभी को 11 बजे आने के लिए कहा। करमजली की बातों पर सभी ने विश्वास किया, सिवाय उसकी अपनी मां के। करमजली की मां ने अपनी ही बेटी पर विश्वास नहीं किया। अच्छी बात यह थी कि उसका पिता गांव वालों के साथ ही बेटी के साथ भी था। उसने अपनी पत्नी को समझाया, देखो, हमारी करमजली ने जो तपस्या की है वह किसी से छुपी नहीं है। करमजली के पिता ने अपनी पत्नी को अच्छे से समझाया, लेकिन उसकी मां के सामने उसकी कुछ नहीं चली। अंततः करमजली की मां भी बहुत समझाने पर मान गई और आने के लिए तैयार हो गई, परंतु करमजली अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पा रही थी। शंकर जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और ब्राह्मण बनकर आए। उन्होंने करमजली से उसकी चिंता का कारण जानना चाहा। शंकर जी ने ब्राह्मण के वेश में आकर करमजली से पूछा, हे तपस्विनी बेटी, तुम्हें किसकी चिंता है? करमजली ने अपनी सारी बातें ब्राह्मण देवता को बता दी। तब ब्राह्मण बने शंकर जी ने करमजली को विश्वास दिलाया, बेटी, देवलोकवासी कभी झूठे वादे नहीं करते,
ब्राह्मण की बातों से करमजली का विश्वास बढ़ गया। उसने अपनी तपस्या स्थली पर एकत्रित हुए चढ़ावे के पैसों से एक सुंदर मंच बनवाया। मंच के चारों ओर खुशबूदार फूलों से सजावट की। सजावट इतनी सुंदर थी कि शंकर जी स्वयं चकित हो जाए। आज करमजली बहुत खुश थी। अब तक के जीवन में वह इतनी प्रसन्न कभी नहीं हुई थी। उसने एक बहुत सुंदर वस्त्र पहना हुआ था, जिसमें वह किसी से कम नहीं लग रही थी। नियत समय पर सभी लोग आ गए। सभी ने अपनी अपनी जगह सुनिश्चित कर ली और बैठकर आगे की कार्रवाई की प्रतीक्षा करने लगे। ठीक 11:30 बजे आकाशवाणी हुई। बेटी, मैं आ गया हूं। शंकर जी द्वारा कराई गई आकाशवाणी तो सबने सुनी, मगर शंकर जी दिख रहे थे केवल करमजली को ही। तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग व्यक्ति करमजली के पास आए और बोले, बेटी, जब से तुमने ये बताया था कि 3 दिन बाद 11:30 बजे शंकर जी आएंगे, मैं तो तभी से इस उम्मीद में था कि चलो हमें भी भगवान शंकर के दर्शन हो जाएंगे। ये सुनकर करमजली ने शंकर जी की ओर आशा भरी नजरों से देखा। भोलेनाथ तो ठहरे सर्वज्ञ, वे समझ गए और नजरों से ही आश्वस्त कर दिया। करमजली ने आश्वस्त होकर बाबा से कहा कि बाबा आप बैठिए, भोलेनाथ सभी को दर्शन देंगे। अभी वे मेरी बात सुनेंगे, उसके बाद सबके सामने इस मंच पर आएंगे। इतना सुनकर सभी शांति से बैठ गए। शंकर जी ने करमजली से कहा, बेटी, अब तुम बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? करमजली ने कहा, आपको मैं करमजली लगती हूं क्या? भगवान शंकर ने कहा, बिल्कुल भी नहीं बेटी। करमजली कहने लगी, तो सब मुझे करमजली क्यों कहते हैं? क्या ऐसा नाम भी होता है? शंकर जी ने कहा, बेटी, यह मृत्युलोक है। यहां कोई भी नाम चल जाता है। यहां तो कालो, भोलो, मोटो, पतलो सब तरह के नाम होते हैं। तू नाम की छोड़ और काम की बात कर। करमजली अपना गुड्डा भी साथ लाई थी। उसने गुड्डे को अपने पास ही रखा हुआ था और शंकर जी से कहा, मैंने जब से होश संभाला है अपना नाम करमजली सुना है। मेरा नाम करमजली क्यों रखा गया ये तो मेरे बापू ही बता पाएंगे, पर इसके लिए आपको मंच पर विराजमान होना पड़ेगा। शंकर जी ने कहा, ठीक है बेटी, अपने बापू को बुलाओ, मैं मंच पर आ जाता हूं। करमजली के पिता को बुलाया गया और कहा, भोलेनाथ के सवालों के सही सही जवाब देना। जैसे ही करमजली के बापू मंच की तरफ चले, मंच हिलने लगा। देखते ही देखते मंच पर भोलेनाथ विराजमान हो गए। पूरी भीड़ में हलचल मच गई। जय भोलेनाथ की गूंज से पूरा पंडाल गूंज उठा। तब करमजली ने कहा, सुनो, शांत हो जाओ और भोलेनाथ को सुनो। भोलेनाथ ने कहा, तुम ये बताओ, बेटी का नाम तुमने करमजली क्यों रखा है? करमजली के पिता से पूछा गया तो उन्होंने कहा, हे भगवान, मेरी बेटी का असली नाम राजरानी था। राजरानी का एक बड़ा भाई था जो उसके 4 महीने का होते ही उसकी मृत्यु हो गई थी। शंकर जी ने कहा, यह तो मृत्युलोक है। यहां एक दिन सभी को जाना है। किसी ने पहले तो किसी ने बाद में जाना है। रहना कोई नहीं है। गरीब, अमीर, राजा, रंक सभी को मृत्यु प्राप्त होनी है। इस लोक में कोई अमर नहीं है। पर तुम ये बताओ, इस बेटी का भाई मर गया, लेकिन तुमने इसे जीते जी मार दिया। इसे करमजली क्यों कहा गया? करमजली के पिता ने एक एक करके सारी बात भोलेनाथ को बता दी। भोलेनाथ ने उसकी बात सुनकर कहा, इस बेचारे का क्या कसूर था? तब शंकर जी ने अपनी भक्त करमजली से कहा, तुम ये बताओ बेटी, तुम क्या चाहती हो? करमजली ने कहा, हे भगवान, जो मैं मांगूंगी वह पाऊंगी क्या? तो भोलेनाथ बोले, हाँ बेटी, जो मांगोगी वही मिलेगा। तब करमजली ने कहा, प्रभु, मुझे मेरा नाम और मेरा भाई चाहिए। इतना सुनकर शंकर जी ने करमजली से कहा, बेटी, मरे हुए लोग वापस नहीं आते। तो भोलेनाथ ने अपने वचन से क्यों दिया? वह लड़की जिद करने लगी, आपने यह वचन क्यों दिया था? अब भोलेनाथ फंस चुके थे। आखिर में शंकर जी ने करमजली के गुड्डे में जान डाल दी। जान डालते ही भोलेनाथ का करिश्मा हुआ। एक सुंदर नौजवान बनकर खड़ा हो गया जो करमजली से बड़ा दिखाई दे रहा था। करमजली ने अपनी मां को बुलाया और कहा, मां, आओ, भाई से मिलो। करमजली की मां आई और बेटी को गले लगाकर बोली, तू धन्य है मेरी बच्ची, मेरी राज रानी, तूने तो मेरा बुढ़ापा ही संवार दिया। मां बेटी की बातें चल रही थी। इतने में मौका पाकर भोलेनाथ वहां से अंतर्ध्यान हो गए। किसी को कुछ पता नहीं चला। तब राज रानी के पिता ने सबके सामने बताया
कि राज रानी के साथ जो भी घटित हुआ उसमें केवल करमजली की मां का ही दोष था। उसने ही पुत्र मोह में अपनी बेटी की यह दशा की थी। लेकिन अब सब ठीक हो गया। बहन को भाई, मां को बेटा और पिता को पुत्र मिल गया, तो करमजली को उसका असली नाम राजरानी भी प्राप्त हो गया। इसके अतिरिक्त वहां उपस्थित सभी लोगों ने शंकर भगवान के दर्शन किए। सभी का भविष्य उज्जवल हो गया और उनका जीवन सुधर गया। भगवान शंकर के दर्शन मात्र से ही सब मिलकर बोले, जय भोलेनाथ की। और भोलेनाथ के जयकारों से पूरा गांव गूंज उठा। बहुत पहले की बात है। सनातन चौधरी सुंदरगढ़ के पुराने निवासी थे। उनके पूर्वजों ने सुंदरगढ़ की रियासत संभाली थी, परंतु समय के साथ रियासतें विलीन हो गईं। पारिवारिक विभाजन में जमीन भी खंडित हो गई और सनातन बाबू के चाचा और चचेरे भाइयों ने अपनी जमीन बेचकर शहर में बसने का निर्णय लिया। अब वहां केवल सनातन बाबू अपनी पुश्तैनी हवेली में रहते थे, जिसमें लगभग 30 कमरे और 20 एकड़ जमीन थी। सनातन बाबू अविवाहित थे और उनके साथ केवल उनका पुराना नौकर रामदीन था। दिन भर मालिक और नौकर एक दूसरे के साथ बातें करते रहते थे। जमींदारी के हिसाब किताब के लिए सनातन बाबू ने एक मास्टर को रखा था, जो कि गणित पढ़ाता था और अपनी पत्नी के साथ रहता था। सनातन बाबू के पास एक दुर्लभ रक्त नीलम रत्न था, जिसकी विशेषता थी कि वह दिन में गुलाबी और रात में नीला हो जाता था। विश्व में ऐसे केवल 2 ही रत्न थे, एक ब्रिटिश म्यूजियम में और दूसरा सनातन बाबू के पास। इस रत्न के बारे में तब जानकारी मिली जब लंदन के म्यूजियम वाले नीलम पर एक कार्यक्रम दिखाया गया। इस प्रकार सनातन बाबू को भी इस रत्न की महत्वता का पता चला। खबर फैलते ही मीडिया और अखबार वालों ने उनका इंटरव्यू लिया और रत्न की विशिष्टता फैल गई। हर रविवार को सनातन बाबू ने रत्न को देखने की अनुमति दे दी, परंतु केवल 20 लोगों को। मास्टर जी और रामदीन ने इसकी व्यवस्था संभाली। 6 महीने बाद रत्न का प्रदर्शन बंद कर दिया गया और सनातन बाबू ने कहा कि रत्न बिक गया है। कुछ महीने बाद सनातन बाबू के 4 दोस्त अपनी पत्नियों के साथ उनके घर आने का कार्यक्रम बनाने लगे। सनातन बाबू ने खुशी खुशी उन्हें आमंत्रित किया और रामदीन और मास्टर जी से उनकी व्यवस्था करने को कहा। निश्चित दिन पर मास्टर जी के साथ सनातन बाबू रेलवे स्टेशन गए और अपने मित्रों को लेकर आए। सब लोग वहीं बैठकर ट्रेन का इंतजार करने लगे। ट्रेन आने में अभी समय था। मास्टर जी थोड़ी देर के लिए केबिन के बाहर आ गए, सिगरेट जलाकर स्टेशन पर टहलने लगे। कुछ देर बाद वे वापस लौटे। तब तक अर्दली चाय लेकर आ गया था। चाय के साथ बिस्कुट भी थे। सभी ने मिलकर चाय पी और बातचीत करने लगे। इतने में ट्रेन आने का संकेत मिला तो स्टेशन मास्टर व्यस्त हो गए और सभी प्लेटफॉर्म पर आ गए। ट्रेन आई तो सनातन बाबू और मास्टर जी सतर्क होकर चारों ओर देखने लगे। तभी सामने वाली बोगी से उनके मित्र उतरते दिखे। मास्टर जी दौड़कर उनके पास पहुंचे। मित्र उन्हें देखकर चौंके और नमस्कार किया। यह देखकर सनातन बाबू दूर से बोले, अरे भाई, वो मेरे साथ है, मास्टर जी मेरे सहायक है। सभी ने उनका अभिवादन किया। उनके मित्रों को किराए की गाड़ियों में बिठाकर सभी लोग सनातन बाबू के घर आ गए। यहाँ रामदीन ने सबके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था पहले ही कर रखी थी। सभी को बैठाकर गाड़ियों से सामान निकालकर रामदीन उनके कमरे में रखने लगा। सभी लान में बैठकर चाय नाश्ता करने लगे। सनातन बाबू ने मास्टर जी का परिचय सबसे करवाया। उन्होंने बताया कि ये उनके बचपन के दोस्त हैं। पहले सुकुमार जी और उनकी पत्नी रमा, फिर रजत जी और उनकी पत्नी दीपा, तीसरे नंबर पर गोपाल शंकर जी और उनकी पत्नी आशा, और चौथे नंबर पर बहस्कर चटर्जी और उनकी पत्नी रेवती चटर्जी थे। मास्टर जी ने सबका अभिवादन कर सम्मान प्रकट किया। फिर सभी लोग कोठी के अंदर आए। यहाँ उन्होंने रामदीन से मेहमानों की सभी इंतजाम की जानकारी ली। थोड़ी देर बाद सभी अंदर आ गए तो रामदीन और मास्टर जी ने उन्हें उनके कमरों तक पहुंचाया। अपने अपने कमरों में जाकर सभी ने स्नान किया और ताजगी महसूस की। सनातन बाबू ने पहले ही बता दिया था कि दोपहर का भोजन ठीक 1:30 बजे होगा। सभी ने कमरे में थोड़ा आराम किया और 1:15 बजे एक एक करके डाइनिंग रूम में आ गए। भोजन के बाद 2 बज गए। तभी सुकुमार जी ने प्रस्ताव रखा कि हल्की सर्दियों के दिन है,
तो क्यों न सुंदरगढ़ की सैर की जाए। सभी ने सहमति दी, मगर सनातन बाबू बोले, भाई मुझे माफ करो, मुझे दोपहर में सोने की आदत है, मैं नहीं जा पाऊंगा। लेकिन मास्टर जी आपको घुमा लाएंगे। सभी तैयार होकर निकल पड़े। उन्हें लौटते लौटते शाम हो गई। लगभग 5:30 बजे कोठी में वापस आ गए। हल्की सर्दी पड़ने लगी थी, सो रामदीन ने लकड़ी वाली बड़ी सी अंगीठी जलाकर लान में एक छतरी के नीचे सजा दी। सभी आकर वहीं बैठ गए। रामदीन बोला, आप लोग यहीं बैठो, मैं चाय और गर्म पकौड़े लाता हूं। सभी बैठ गए। भीतर से सनातन बाबू भी आ गए। तभी रामदीन गर्म चाय और पकौड़े ले आया। चाय नाश्ता करते हुए सभी गपशप करने लगे। शाम ढलते ही सभी अंदर आ गए। सनातन बाबू ने पूछा कि डिनर कब करेंगे। सुकुमार जी बोले, भाई हम लोग लेट डिनर करते हैं, रात 10 बजे के आसपास महफिल जमाएंगे और उसके बाद ही डिनर होगा। सभी ने सहमति दी। तय हुआ कि सभी 10 बजे डाइनिंग हॉल में आ जाएंगे। सभी अपने अपने कमरों में चले गए। रात 10 बजे सभी डाइनिंग हॉल में इकट्ठा हो गए। शराब का कोई प्रबंध नहीं था। हाँ, कोल्ड ड्रिंक जरूर था। भुने काजू, पनीर के पकौड़े और चिकन टिक्का भी था। सभी साथ बैठे और पुरानी यादों के साथ हंसी मजाक का दौर चला। समय धीरे धीरे अपनी धारा में प्रवाहित हो रहा था। अचानक गोपाल नस्कर जी बोले, भाई सनातन, तुम्हारे पास वह अनमोल रत्न है, क्या हमें नहीं दिखाओगे? यह सुनकर रजत बाबू ने चुटकी लेते हुए कहा, रहने दो गोपाल, शायद उसने वह रत्न भेज दिया है, अब हमें कहां से दिखाएगा। सनातन बाबू हंसते हुए बोले, अरे भाई, वह तो इस मास्टर जी ने सुझाया था कि भीड़ से निजात पाने के लिए यह अफवाह फैला दी जाए। सच तो यह है कि वह रत्न आज भी मेरे पास ही है। तुम लोगों को क्यों नहीं दिखाऊंगा? तुम लोग तो मेरे अभिन्न मित्र हो, ऐसा सोचना भी मत। यह सुनकर रमा और दीपा ने एक साथ कहा, भाई साहब, हम सभी उसे देखने को उत्सुक हैं, कृपया दिखाइए ना। सनातन बाबू बोले, थोड़ा ठहरिए, मैं अभी लाता हूं। उन्होंने मास्टर जी को संकेत किया और अपने कमरे में आ गए। कमरे में पहुंचकर उन्होंने मास्टर जी को दरवाजा बंद करने को कहा और स्वयं दीवार में लगी लोहे की अलमारी के सामने पहुंचे। उन्होंने जेब से चाबियों का गुच्छा निकालकर एक चाबी घुमाई, फिर दूसरी चाबी लगाई और अंततः तीसरी चाबी लगाने पर अलमारी का ताला खुला। सनातन बाबू ने अलमारी से एक नक्काशीदार लकड़ी की सुंदर छोटी संदूकची निकाली, उसे टेबल पर रखा और भीतर से एक सुनहरी चाबी निकाली। उस चाबी से उन्होंने अपनी सामान्य अलमारी के भीतर बने सेफ को खोला। जैसे ही सेफ खुला, लकड़ी से बनी डिब्बी निकालते ही पूरा कमरा चंदन की महक से भर गया। उन्होंने मास्टर जी को डिब्बी पकड़ाई और स्वयं सुनहरी चाबी से सेफ को बंद कर दिया। इसके बाद वे लोग बाहर डाइनिंग हॉल में आ गए। हॉल में आकर सनातन बाबू ने सभी को वह दिव्य रत्न दिखाया। सभी ने उस रत्न को बारी बारी से हाथ में लेकर देखा और चंदन की महक से मुग्ध हो गए। भास्कर बाबू ने पूछा, क्या इस रत्न को चंदन में ही रखना जरूरी है? सनातन बाबू बोले, हाँ भाई, अगर इसे दिन भर कम से कम 12 घंटे तक चंदन की डिब्बी में नहीं रखा गया तो इसकी रंग बदलने की खूबी समाप्त हो जाएगी। इसलिए हमारे पूर्वजों ने इसे स्थायी रूप से चंदन की डिब्बी में रखने की व्यवस्था की थी। रत्न देखकर सभी प्रसन्न हो गए। इसके बाद सबने डिनर की तैयारी शुरू की। सनातन बाबू अपने कमरे में उस दिव्य रत्न को वापस रखने चले गए। जैसे ही वे अपनी कुर्सी पर बैठे, लाइट चली गई। सभी चौंक गए, लेकिन 5 मिनट में ही लाइट वापस आ गई। डाइनिंग टेबल पर एक सुंदर सा केक रखा था और उस पर एक मोमबत्ती जल रही थी। तभी सभी लोग मिलकर सनातन बाबू को जन्मदिन की बधाई देने लगे और केक काटने को कहा। सनातन बाबू ने आश्चर्य से कहा, अरे, तुम लोगों को याद था? चारों दोस्तों ने एक साथ कहा, हाँ मित्र, और इसीलिए हम मास्टर जी को लेकर बाहर गए थे सारा इंतजाम करने के लिए। इसके बाद सभी ने मिलकर भोजन किया। कुछ दिन वहां छुट्टी बिताकर सनातन बाबू के चारों मित्र वापस चले गए। कुछ समय बाद एक दिन दोपहर में जब सनातन बाबू भोजन कर रहे थे, रामदीन रसोई में था। तभी 2 गुंडेनुमा युवक घर में घुस आए और सनातन बाबू को धमकाते हुए बोले, सुनो चाचा, भलाई इसी में है कि हमारी बात मानकर यह बिल्डिंग उस सेठ को बेच दो। वह अच्छा दाम दे रहा है, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। ये धमकी सुनकर रामदीन घबरा गया। एक गुंडे सनातन बाबू को धमका कर चले गए। रामदीन ने आकर सनातन बाबू को संभाला
सनातन बाबू भोजन छोड़कर खड़े हो गए और अपने कमरे में चले गए। रामदीन ने सब काम निपटाने के बाद बाजार जाने का बहाना बनाकर मास्टर जी के पास पहुंचकर उन्हें सारी स्थिति बताई। यह सुनकर मास्टर जी ने उसे सांत्वना दी और बोले, मैं देखता हूं। जब मास्टर जी लौटे तो सनातन बाबू लॉन में बैठे थे। मास्टर जी ने ऐसे व्यवहार किया जैसे उन्हें दोपहर की घटना का कोई ज्ञान ना हो। सनातन बाबू भी सहज दिखने का प्रयास कर रहे थे। मास्टर जी अंदर चले गए। रामदीन चाय बनाकर रख गया। 1 घंटे बाद सनातन बाबू ने मास्टर जी को अपने पास बुलाया। जब वे आए तो सनातन बाबू ने उन्हें दोपहर वाली घटना बताई और बोले, भाई साहब, अब इन गुंडों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। आज तो वे घर में घुसकर धमका गए, कल को गोली मार देंगे। मैं बहुत घबरा गया हूं। लगता है इस धरोहर को संभालना अब मेरे लिए कठिन हो गया है। मास्टर जी ने उन्हें सांत्वना दी और पुलिस में रिपोर्ट करने की सलाह दी, लेकिन सनातन बाबू ने मना कर दिया। मास्टर जी घर लौटे तब रात के 8 बज रहे थे। उनके लौटने के कुछ ही मिनट बाद उनके 2 मित्र नीलेश और हरमन आ गए। दरअसल आज मास्टर जी के घर पर उन्हें डिनर का निमंत्रण था। वे बैठकर आपस में बातें करने लगे। भीतर मास्टर जी की पत्नी भोजन की तैयारी कर रही थी। रात के 9:30 बजे सनातन बाबू के घर की घंटी बजी। रामदीन ने दरवाजे की बत्ती जलाकर बाहर देखा तो एक रईस दिखने वाला व्यक्ति खड़ा था। सनातन बाबू ने रामदीन को दरवाजा खोलने का संकेत दिया। रामदीन दरवाजा खोलकर उसे बैठक में ले गया। थोड़ी देर में सनातन बाबू आए और उस व्यक्ति का अभिवादन किया। दोनों बैठ गए। सनातन बाबू बोले, तो आप ही हैं सेठ नंदनी? जी बाबूजी, मैंने ही दिन में आपको फोन करके आने को कहा था। सनातन बाबू बोले, देखिए हीरानंद लालू जी, मैं वह नीलम बेचने के मूड में बिल्कुल नहीं हूं। मैंने आपको दिन में ही बता दिया था। आप व्यर्थ में मेरा और अपना समय खराब कर रहे हैं। हीरानंदानी ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबूजी, मैं आपको इसके लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूं, बस आप हामी भर दीजिए। सनातन बाबू ने फिर इनकार किया। हीरानंदानी बोला, सोच लीजिए बाबू, मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे सकता हूं। सनातन बाबू ने इनकार में सिर हिलाया। वह फिर बोला, 1.5 करोड़? सनातन बाबू ने थोड़ी देर सोचकर फिर मना कर दिया। हीरानंदानी ने कहा, 2.5 करोड़ रुपए? यह सुनकर सनातन बाबू की आंखें फटी रह गईं। सौदा तय हो गया। अगले दिन भुगतान करने का वादा करके हीरानंदानी चला गया। रामदीन ने भी सारी बातें सुनी। अगले दिन सुबह सनातन बाबू ने रामदीन और मास्टर जी को घर बुलाया और उन्हें स्कूल से छुट्टी लेकर आने को कहा। मास्टर जी आ गए। दोपहर 2:30 बजे हीरानंदानी आया। उसने भुगतान किया और नीलम लेकर चला गया। सनातन बाबू ने मास्टर जी को 2.5 करोड़ रुपए गिनने में लगा दिया। मास्टर जी ने रुपए गिनकर सनातन बाबू को दे दिए, जिन्होंने उन्हें अलमारी में रख दिया। मास्टर जी घर लौट गए, जहां उनके दोनों दोस्त भी आ गए थे। मास्टर जी ने आज की डील पर चर्चा की। डील की राशि और नकद भुगतान के बारे में सुनकर दोनों दोस्तों की आंखें फटी रह गईं। अगले दिन मास्टर जी अपने निर्धारित समय पर सनातन बाबू के घर गए। सब कुछ सामान्य था। मास्टर जी अपना काम निपटाकर 8:30 बजे घर लौट आए। सनातन बाबू भी अपने डिनर की तैयारी कर रहे थे। तभी बाहर गेट पर धमाके की आवाज आई। उसे सुनकर रामदीन भागा। वहां उसने 2 लड़कों को मारते हुए देखा, मगर अंधेरे की वजह से पहचान नहीं सका। सनातन बाबू ने मास्टर जी को फोन कर घटना की जानकारी दी। मास्टर जी ने उन्हें पुलिस को सूचित करने का आग्रह किया, लेकिन सनातन बाबू ने रात में ही नहीं, सुबह देखने का निर्णय लिया। रात भर वे विचार मग्न रहे कि यह कृत्य बिल्डर के इशारे पर ही हुआ होगा। अगले दिन सुबह मास्टर जी चाय पी रहे थे जब फोन की घंटी बजी। दूसरी ओर से रामदीन की घबराई आवाज में खबर मिली कि सनातन बाबू को रात में किसी ने गोली मार दी। सुबह जब वे नहीं उठे तो कमरे में देखा गया कि वे खून से लथपथ पड़े थे। मास्टर जी ने रामदीन को किसी भी चीज को छेड़ने से मना किया और तुरंत पुलिस को फोन किया। रामदीन से सनातन बाबू की हत्या की खबर सुनकर मास्टर जी तुरंत उनकी कोठी की ओर दौड़े। कोठी पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले उस कमरे का दरवाजा बंद करवाया जहां हत्या हुई थी। इसके बाद उन्होंने थाने में फोन किया। इंस्पेक्टर शमशेर सिंह, जो उनके परिचित थे, ने फोन उठाया। मास्टर जी ने उन्हें सनातन बाबू की मौत की खबर देकर तुरंत आने को कहा। शमशेर सिंह बोले,
कि वे 20 मिनट में पहुंच जाएंगे और तब तक किसी भी चीज को हाथ न लगाया जाए। थोड़ी देर में शमशेर सिंह अपने टीम के साथ पहुंचे। उनके साथ फोटोग्राफर, फॉरेंसिक विशेषज्ञ और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट भी थे। मास्टर जी उन्हें उस कमरे तक ले गए। शमशेर सिंह ने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद देखकर मास्टर जी की ओर देखा, जिन्होंने बताया कि छेड़छाड़ से बचाने के लिए दरवाजा बंद किया था। शमशेर सिंह ने अपनी टीम को निर्देश दिए और वे लोग कमरे में चले गए और काम शुरू कर दिया। शमशेर सिंह बाहर आकर मास्टर जी से बातचीत करने लगे। रामदीन सबके लिए चाय लेकर आया। वह अभी तक रो रहा था। शमशेर सिंह ने उसे पास बुलाया और पूछा, तुम्हें अपने मालिक से बहुत लगाव था? रामदीन ने आंसू पोंछते हुए कहा, जी सरकार, बचपन से ही इसी घर में बड़ा हुआ हूं। मालिक को हमेशा से देखता आया हूं। आज उनकी मृतदेह देखकर मेरा दिल टूट गया है। न जाने कौन थे ये हत्यारे जिन्होंने एक बुजुर्ग की हत्या कर दी। मास्टर जी ने रामदीन के कंधे पर हाथ रखकर सांत्वना दी और बोले, जाने वाले तो चले गए, अब हमारे पास सिवाय अफसोस के कुछ नहीं है। फिर भी यदि हम हथियारों को सजा दिला सके तो कम से कम संतोष होगा। शमशेर सिंह ने फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ से पूछा, कुछ मिला? विशेषज्ञ ने बताया कि कमरे में 5 लोगों के फिंगरप्रिंट मिले हैं। मास्टर जी ने कहा, 3 फिंगरप्रिंट तो हमारे हैं, यानी सनातन बाबू, मेरे और रामदीन के। बाकी 2 हत्यारों के हो सकते हैं। शमशेर सिंह ने कहा, ऐसा हो सकता है, चलिए आप दोनों के भी फिंगरप्रिंट ले जाएं। वे कमरे के भीतर चले गए। सनातन बाबू की कुर्सी और अलमारी के हत्थे पर फिंगरप्रिंट मिले। अब यह स्पष्ट हो गया कि हत्यारे 2 थे और अलमारी में फिंगरप्रिंट मिलने से मास्टर जी ने शक जताया कि हत्याकांड लूट के इरादे से हुआ होगा, क्योंकि उस नीलम के बदले हीरानंदानी द्वारा दिए गए 2.5 करोड़ अब भी बैंक में जमा नहीं हुए थे। मास्टर जी ने जब सनातन बाबू के घर में 2.5 करोड़ नकद की मौजूदगी की जानकारी इंस्पेक्टर शमशेर सिंह को दी तो वह आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने मास्टर जी से पूरी घटना विस्तार से बताने का अनुरोध किया। मास्टर जी ने उन्हें संपूर्ण विवरण दिया, जिसमें बताया कि सनातन बाबू ने स्वयं उन्हें यह रकम गिनवाई थी। शमशेर सिंह ने गंभीरता से माथे पर बल डालते हुए कहा, इसका मतलब सेठ हीरानंदानी भी इस मामले में शामिल हो सकता है, क्योंकि उसे पता था कि इतनी बड़ी रकम असुरक्षित ढंग से इस घर में रखी हुई है। वह किराए के गुंडों से भी यह काम करवा सकता था ताकि लूट कर भाग सके। मास्टर जी ने बीच में टोका, इंस्पेक्टर साहब, आप बिल्डर किशन और उसके गुंडों को भी भूल रहे हैं, जिन्होंने सनातन बाबू को धमकाया था। शमशेर सिंह ने संयम से कहा, मैं किसी को नहीं भूल रहा हूं जनाब। मेरी सूची में तो आप भी संदिग्ध हैं, क्योंकि आपने स्वयं ही जीवन में पहली बार 2.5 करोड़ जैसी रकम देखी और गिनी थी। आपको भी लालच आ सकता है। मास्टर जी ने प्रतिवाद किया, सर, मैं एक सीधा साधा ईमानदार स्कूल मास्टर हूं। मैं ऐसी भयानक घटना को कैसे अंजाम दे सकता हूं? और हाँ, मैंने सुना है रिवॉल्वर से गोली चलाने पर बारूद के कण चलाने वाले के हाथों में चिपक जाते हैं, जो साधारण तौर पर दिखाई नहीं देते, लेकिन फॉरेंसिक विशेषज्ञ उन्हें ट्रेस कर लेते हैं। शमशेर सिंह ने गौर से मास्टर जी को देखा और कहा, चलिए आपकी जांच करवा ही लेते हैं, कम से कम एक संदिग्ध तो साफ हो जाएगा। मास्टर जी तैयार हो गए। फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने उनके हाथों की जांच की और उन्हें निर्दोष पाया। मास्टर जी ने हाल में लगे वॉश बेसिन से अच्छी तरह हाथ धोए और रामदीन को आवाज दी। रामदीन के आने पर उन्होंने सबके लिए चाय लाने को कहा। रामदीन चाय लेकर आया। चाय पीते हुए इंस्पेक्टर शमशेर ने फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ से सवाल किया, क्या बाकी 2 फिंगरप्रिंट पूरे घर में कहीं और भी मिले हैं? विशेषज्ञ ने बताया, नहीं, घर में नहीं, लेकिन जीने की रेलिंग और मुख्य दरवाजे की कुंडी पर मिले हैं। फॉरेंसिक विशेषज्ञ ने यह भी बताया कि सनातन बाबू को बहुत करीब से गोली मारी गई है और गोली उनके दिल के आर पार निकल गई है। उनकी मौत 10 घंटे पहले, यानी लगभग रात 2 बजे के बीच हुई है। ये सारी जानकारी शमशेर के साथ आए कांस्टेबल ने नोट कर ली। फॉरेंसिक और फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ चले गए। इधर शमशेर सिंह ने रामदीन को बुलाया और मास्टर जी के साथ सनातन बाबू के कमरे में चले गए। सनातन बाबू का कमरा बहुत बड़ा था, लगभग 22 फुट बाई 25 फुट। उसमें 4 अलमारियां दीवारों पर बनी हुई थी। उनकी 2 विशाल लकड़ी की अलमारियां भी थी। उन अलमारियों में केवल कपड़ों का अंबार लगा था। शमशेर सिंह ने रामदीन और मास्टर जी से पूछा,
आप लोग बता सकते हैं कि इन अलमारियों में क्या है? रामदीन ने सिर हिलाया और कहा, बाकी अलमारियां का तो नहीं बता सकता, लेकिन एक अलमारी मेरे सामने खोली गई थी जिसमें नीलम रखा गया था। इतना तो मैं जानता हूं। शमशेर सिंह ने सिर हिलाकर कहा। अच्छा। फिर रामदीन से बोले, सनातन बाबू, इन सब की चाबी कहाँ रखते थे? ये तो तुम बता ही सकते हो। रामदीन ने हामी भरते हुए कहा, बाबू, इन सब अलमारियों की चाबी अपने पास रखते थे। शमशेर सिंह ने एक एक अलमारी की जांच की। सभी बंद थी, सिवाय एक के जो खुली मिली। उसे देखकर मास्टर जी बोले, याद आया सर, मैंने रुपये गिनकर इसी अलमारी में रखे थे। ये हत्या केवल प्रॉपर्टी के लिए नहीं, बल्कि लूट के लिए भी हो सकती है। ये लूट इस हत्या का अहम सुराग बन सकती है। मास्टर जी की बात सुनकर शमशेर सिंह ने सिर हिलाते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं मास्टर जी। अब बताइए, कल रात यहां से जाने के बाद आपने क्या किया? मास्टर जी नाराजगी से बोले, मतलब आप अभी भी मुझे शक के दायरे में रखे हुए हैं? शमशेर सिंह हंसते हुए बोले, क्या करें मास्टर जी, हमारी तफ्तीश तो यहीं से शुरू होती है। मास्टर जी ने अपने कल रात की सभी गतिविधियों का विस्तार से वर्णन किया। शमशेर सिंह ने कहा, फिलहाल आपको शक के दायरे से बाहर करता हूं। आइए अब हॉल में चलें। हॉल में पहुंचकर उन्होंने रामदीन को चाय लाने को कहा। रामदीन चाय लेकर आया। चाय पीते हुए शमशेर सिंह बोले, मास्टर जी, फॉरेंसिक टीम से क्लीन चिट मिल गई है। अब आप हमारे साथी बन गए हैं। आपको इस हत्याकांड का रहस्य खोलने में फ्री हैंड दे रहा हूं। हम पुलिस वाले तो अपनी तरह से जांच करते हैं, लेकिन आप एक सिविलियन की हैसियत से कुछ नया भी सोच सकते हैं। चलिए आप भी काम पर लग जाइए। मास्टर जी ने घटनाओं की कड़ियों को जोड़ना शुरू किया। उन्हें याद आया कि सबसे पहले सनातन बाबू के मित्रों के सामने नीलम निकाला गया था। फिर किशन सेठ के गुंडों ने उन्हें धमकाया। उसके बाद सेठ हीरा नंदानी ने नीलम को ऊंची कीमत देकर खरीदा। फिर घर के मुख्य गेट पर धमाका हुआ और रात में सनातन बाबू की हत्या हो गई। अलमारी से 2.5 करोड़ लूट ली गए। इन घटनाओं का आपस में कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए मास्टर जी ने विभिन्न संदिग्धों की सूची बनाई। इसमें सबसे ऊपर नाम आया किशन सेठ और उसके गुंडों का, जिन्होंने सनातन बाबू को साफ तौर पर जान से मारने की धमकी दी थी। मास्टर जी ने सोचा कि किशन सेठ इस प्रॉपर्टी को किसी भी प्रकार से हासिल करना चाहता था। दोनों गुंडे जो आए थे उन्होंने भी धमकी दी थी, लेकिन मास्टर जी जानते थे कि किशन सेठ के गुंडों ने आज तक कोई हत्या नहीं की थी और उन्हें घर में रखे रुपए के बारे में जानकारी भी नहीं थी। फिर वे हत्या करने के बाद रुपए कैसे लूट सकते थे? इस विचार के बाद मास्टर जी ने तय किया कि वे शमशेर इंस्पेक्टर से मिलेंगे और किशन सेठ और गुंडों के बारे में चर्चा करेंगे। वे सनातन बाबू के घर से रामदीन को बताकर निकल पड़े। चलने से पहले फोन पर उन्होंने शमशेर से पूछा तो उसने कहा, आ जाओ, मैं थाने में ही हूं। अभी आधे घंटे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी। साथ मिलकर इस मामले की कड़ियां जोड़ते हैं। मास्टर जी थाने पहुंच गए। शमशेर अपने केबिन में बैठे थे। जैसे ही मास्टर जी पहुंचे, शमशेर बोले, मास्टर जी, पहले हम चाय पीते हैं, फिर चर्चा शुरू करेंगे। तभी कांस्टेबल चाय लेकर आया। चाय पीते हुए शमशेर ने मास्टर जी से पूछा, आपकी क्या राय है? मास्टर जी ने किशन सेठ और उसके गुर्गों की कारस्तानी बताकर अपने विचार रखे। यह सब सुनकर शमशेर बोले, तुमने बिल्कुल सही विश्लेषण किया है, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि एक साथ इतनी बड़ी रकम पाकर सनातन बाबू खुद ही अचंभित हो गए हो सकता है उन्हें नींद नहीं आ रही हो और वे रुपये गिनने बैठ गए हो। उन्होंने सोचा होगा इतनी रात कौन आएगा, मगर उनकी बदकिस्मती से किशन सेठ के गुंडे वहां पहुंच गए हो। उन्हें सिर्फ धमकाना था, लेकिन इतनी रकम देखकर उनका दिमाग फिर गया और उन्होंने सनातन बाबू की हत्या कर दी। मास्टर जी ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, जी, आप सही कह रहे हैं, यह भी संभव है। आखिर पुलिस वालों की अपनी अलग ही सोच होती है और होनी भी चाहिए। शमशेर सिंह ने मास्टर जी से कहा, आप सबसे पहले किशन सेठ और उसके गुंडों की तहकीकात करवाई, उनकी उस रात की गतिविधियों को जांचिए। शमशेर सिंह बोले, हाँ भाई, मैं इसकी व्यवस्था करवाता हूँ। अब तुम घर जाओ, सुबह से बहुत व्यस्त रहे हो, शायद घर का नाश्ता भी अब तक नहीं किया होगा, और तुम्हारी श्रीमती जी भी हम पुलिस वालों को कोस रही होंगी। मास्टर जी मुस्कुराकर बोले, नहीं थानेदार साहब, मेरी पत्नी सब समझती है और विशेषकर पुलिस वालों का बहुत सम्मान करती है।
शमशेर सिंह मुस्कुराए और कहा, चलो फिर एक दिन आपके घर चाय पर आता हो। मास्टर जी मुस्कुराते हुए थाने से बाहर चले गए। शमशेर ने रामदीन की मदद से किशन सेठ और उसके गुंडों की पहचान करवाई और उन्हें ग्वालियर थाने में बुलाया गया। किशन सेठ ने उन दोनों को पहचानने से भी इनकार कर दिया। दोनों गुंडे चिल्लाकर बोले, थानेदार साहब, ये झूठ बोल रहा है। इसने हमें सनातन बाबू को धमकाने के लिए 5,000 दिए थे और हम उसके ऑफिस में भी 2 बार गए थे। वहां का चपरासी भी हमें पहचानता है। चपरासी को बुलाकर उसने उन दोनों की पहचान करवाई और उसने भी हामी भरी कि ये लोग सेठ जी के पास आते थे। अब शमशेर ने किशन सेठ को धमकाया और उसे घटना की शाम से लेकर सुबह तक की गतिविधियों की जानकारी देने को कहा। सनातन बाबू की हत्या की बात सुनकर वह घबरा गया। किशन सेठ ने कहा, हाँ, मैं उनकी जमीन और कोठी खरीदना चाहता था, मगर वे बेचने को राजी नहीं थे। तब मैंने उन्हें धमकाकर प्रॉपर्टी बेचने पर मजबूर करने की सोची और इन दोनों का सहारा लिया। मगर मैं सच कहता हूं, मुझे उस नीलाम की रकम या उन पैसों की कोई जानकारी नहीं थी। इन दोनों को यदि किसी प्रकार से भनक लगी हो तो मैं नहीं जानता। उसने अपनी उस दिन की सारी गतिविधियों की जानकारी इंस्पेक्टर को दे दी। शमशेर ने किशन सेठ की गतिविधियों का परीक्षण करवाया और उसकी बात सही निकली। उसे संतुष्ट होकर शमशेर ने छोड़ दिया, मगर उसके दोनों गुर्गों को अभी तक लॉकअप में रखा गया। शमशेर का मानना था कि हो सकता है किसी प्रकार से इन लोगों ने नीलाम की रकम की जानकारी पाली हो और लालच में आकर सनातन बाबू को लूटने की योजना बनाई हो। उनके विरोध करने पर उन्होंने सनातन बाबू की हत्या कर दी हो। शमशेर ने किशन सेठ को छोड़ने और उन दोनों गुंडों को रोक कर रखने की जानकारी मास्टर जी को फोन पर दे दी। यह सुनकर मास्टर जी सोचने लगे कि यह सिर्फ दोनों गुंडों का काम नहीं हो सकता। उनकी अकेले इतनी हिम्मत नहीं हो सकती, क्योंकि आज तक उन्होंने हल्की फुल्की लूटपाट के अलावा कोई बड़ी चोरी या डकैती नहीं की थी। फिर इतनी बड़ी रकम लूटने के बाद वे भाग नहीं सकते थे। मास्टर जी की नजर अब सेठ हीरानंदानी पर थी, जिन्होंने नीलाम खरीदा था और जिन्हें रकम घर पर होने की जानकारी थी। मास्टर जी ने सेठ हीरानंदानी पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। उन्होंने शमशेर से पूछा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है क्या? शमशेर ने कहा, हाँ। जब मास्टर जी ने रिपोर्ट के बारे में पूछा तो शमशेर ने बताया, कोई नई बात नहीं पता चली। पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली सीने में लगी थी, जो मौत का कारण बनी। कोई छीना चपट्टी या हाथापाई के निशान नहीं है। यह सुनकर मास्टर जी बोले, मतलब सनातन बाबू को पता ही नहीं चला कि हत्यारे कौन थे? शमशेर ने कहा, ऐसा नहीं है मास्टर जी। जब हम सनातन बाबू के कमरे की तलाशी ले रहे थे तब मुझे एक टूटा हुआ बटन दिखाई दिया। उस वक्त उसे मैंने कोई तवज्जो नहीं दी थी, परंतु उसे सीजर रिपोर्ट में दर्ज करा दिया। वह यही मालखाने में सनातन बाबू की चीजों के साथ ही होगा। ये बटन मिलने की बात आई गई हो गई। मास्टर ने शमशेर से कहा, मेरी नजर में अगले संदिग्ध सेठ हीरानंदानी है, क्योंकि उन्होंने ही पता किया था कि नीलम खरीदने के बाद उस रात सनातन बाबू के पास 2.5 करोड़ नकद रखे हुए थे। और हाँ, उन्हें उस अलमारी की भी जानकारी थी जहां पैसे रखे गए थे। शमशेर ने सेठ हीरानंदानी की गुप्त निगरानी शुरू करवा दी। 2 दिन बाद शमशेर ने फोन करके मास्टर को बुलाया और बताया, हीरानंदानी की हरकतें संदिग्ध लग रही है। सेठ के जरायम पैसे और संबंध उनके नामी लेन देन का हिस्सा है। उन्होंने नीलम को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भेजने के लिए दलालों से संपर्क करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कीमत भी रखी है 8 करोड़। दलाल अंतर्राष्ट्रीय तस्करों से संपर्क कर रहे हैं और अभी तक 5.5 करोड़ का ऑफर आ चुका है, मगर हीरानंदानी मान नहीं रही है। शमशेर ने कहा, हीरानंदानी ने पिछले 2 दिनों में करीब 3 करोड़ का नकद लेन देन किया है। अब इतना नकद रुपया उनके पास कहां से आया, ये तो जरूर जांच का विषय है। मास्टर जी ने कहा, एक बार उससे पूछताछ तो कर ही लीजिए आप। इंस्पेक्टर बोला, इतना आसान नहीं होगा, उसके बड़े बड़े अधिकारियों से संबंध है। मास्टर जी बोले, उसे सीधे न बुलाकर पुलिस या हथकंडों से उठा लो। इंस्पेक्टर हंस दिया और बोला, मास्टर तुम मुझे मरवाओगे। फिर बोला, आइडिया बुरा नहीं है, चलो देखते हैं। रात करीब 10 बजे हीरानंदानी नजदीकी शहर की एक होटल से बाहर निकला। होटल से निकलकर अपनी कार में अकेले ही लौट रहा था। होटल के बाहर 2 कारें भी थी जो उसकी गाड़ी के साथ चल पड़ी। रास्ते में थोड़ा सा जंगल का इलाका पड़ा। तीनों कारें आगे पीछे चल रही थी। अचानक पीछे आ रही 2 कारों में से एक ने स्पीड बढ़ाई।
और हीरानंदानी की कार को ओवरटेक करके थोड़ी दूर जाकर रुक गई। हीरानंदानी ने भी ब्रेक लगा दिए, मगर रुकते रुकते उसकी गाड़ी आगे वाली गाड़ी से टकरा गई। टकराने के बाद दो लड़के बाहर निकले और हीरानंदानी पर बरस पड़े। हीरानंदानी बार बार माफी मांग रहा था, मगर वे तो झगड़ने पर उतारू थे। उन्होंने हीरानंदानी को गाड़ी से बाहर खींचा और उसकी गाड़ी में तोड़फोड़ शुरू कर दी। तभी दूसरी गाड़ी से दो युवक और उतरे और उनसे पूछा, क्या मामला है? लड़के बोले, आप लोग अपने रास्ते जाओ, हमारा हिसाब हम खुद चुकता करेंगे। दोनों युवकों ने पहले समझाने की कोशिश की, फिर एक एक झपट रसीद कर दी। वे लड़के भाग गए। युवकों ने हीरानंदानी की कार की तरफ देखा और बोले, अरे आपकी गाड़ी तो चलने लायक भी नहीं रही, आप चाहें तो हम आपको लिफ्ट दे सकते हैं। हीरानंदानी ने गाड़ी को देखा, फिर दोनों युवकों के साथ जाने के लिए राजी हो गया। रास्ते में बातों बातों में उन्होंने उससे उसके काम धंधे के बारे में पूछा। वो बोला, मैं छोटा मोटा हीरो का व्यापारी हूं। तब उन्होंने रक्तवर्ण नीलम के बारे में पूछा, तो हीरानंदानी ने कहा, उसके बारे में सुना है। इस पर वे बोले, दरअसल हम उसे खरीदने में रुचि रखते हैं, अगर हमें उसका पता चल सके तो हम मुंह मांगे दाम देने को तैयार है। उनकी बातों से हीरानंदानी में लालच उत्पन्न हो गया और उसने कहा, आप चाहें तो मैं आपको नीलम दिलवा सकता हूं। दोनों युवक बहुत उत्साहित होकर बोले, आप बस हमें नीलम दिलवा दें, हम उसे तुरंत खरीदना चाहते हैं। हीरानंदानी बोला, ठीक है, चलिए मैं आपको ले चलता हूं। इस पर वे बोले, पहले हम अपने घर चलते हैं, कैश और कार्ड रख लें, फिर चलते हैं। हीरानंदानी उनकी बात मानकर तैयार हो गया और उसे लेकर वे एक बाहरी इलाके में बने बंगले में आ गए। दोनों ने हीरानंदानी को आदरपूर्वक भीतर बुलाया। भीतर पहुंचते ही एकदम अंधकार छा गया। कुछ लोग उन तीनों पर झपट पड़े। आनन फानन में उन्हें पकड़कर कुर्सियों से बांध दिया गया और फिर लाइट आ गई। हीरानंदानी ने आंखें मिचमिचाते हुए चारों तरफ देखा तो उसे आसपास कुछ नकाबपोश दिखाई दिए। सबके हाथों में रिवॉल्वर थी और उन्होंने उन लोगों को निशाने पर लिया हुआ था। हीरानंदानी के बाजू में ही दो कुर्सियों पर वे युवक भी बंधे हुए थे। नकाबपोशों में से एक लंबे चौड़े पहलवान टाइप के व्यक्ति ने आगे बढ़कर हीरानंदानी से पूछा, सेठ, सनातन बाबू से जो नीलम खरीदा था वो कहाँ है? हीरानंदानी बोला, वह तो मेरे बैंक के लॉकर में है। जब उसने पूछा कि जो 2.5 करोड़ तुमने उसकी हत्या कर लूटे हैं वे कहाँ है, तो हीरानंदानी चौंक कर बोला, मैंने कोई रुपया नहीं लूटा, मैंने तो उन्हें नकद भुगतान किया और नीलम लेकर सीधा अपने घर आ गया। नकाबपोश फिर बोला, और उस रात को ही तुमने प्लान बनाकर अपने गुंडों के साथ वापस आकर रुपए लूट लिए। हमारे पास पुख्ता जानकारी है, जल्दी बताओ रुपए कहाँ हैं, वरना तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। हीरानंदानी ने कहा, आप लोग विश्वास क्यों नहीं करते? मैंने कोई रुपये नहीं लूटे। मैं तो नीलम खरीद कर वापस आ गया और अगले दिन जब सनातन बाबू की हत्या हुई तो मैं ट्रेन में था, क्योंकि मैं नीलम के सौदे की बात करने पड़ोसी शहर गया था। तब नकाबपोश बोला, सेठ, तुम सीधे सीधे हमें बता 2.5 करोड़ कहाँ है? हमें सिर्फ नगद रुपए चाहिए, नीलम तुम रख लो। अगर नहीं बताया तो मैं तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। हीरानंदानी रोने लगा। पोस्ट आगे बढ़कर उसे समझाने के भाव से बोला, देखो सेठ, हमें सिर्फ रुपयों की जरूरत है, सीधे तौर पर बता दो, वरना अभी के अभी तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। हीरानंदानी बड़े ही दयनीय स्वर में रोते हुए बोला, भाई साहब, आप चाहे मेरी जान ले लो, मगर जो चीज मैंने ली ही नहीं है उसे मैं कैसे लौटा सकता हूं? हाँ, आप चाहो तो मेरी जान बख्शने के बदले मुझसे वह नीलम ले लो, उसे खरीद कर मेरी तो जान बड़ी बनाई है। नकाबपोश ने दूसरे साथी की ओर देखा। उसने सिर हिलाकर कुछ इशारा किया तो नकाबपोश बोला, आज रात तक का वक्त हम तुम्हें देते हैं सेठ, अच्छी तरह सोच लो, कल सुबह हम फिर दोबारा आएंगे, तब तक हमारे साथ तुम मेहमान बनकर रहोगे। यह सुनकर वे दोनों युवक जिन्होंने हीरानंदानी को लिफ्ट दी थी बोले, भाई, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमने तो इस मजबूर सेठ की सहायता की थी, इसलिए उसे लिफ्ट दी थी, अब हमें तो छोड़ दो। नकाबपोश ने अपने साथियों को इशारा किया तो एक नकाबपोश आगे बढ़कर उन्हें खोल दिया। नकाबपोश ने हिदायत दी, चुपचाप अपने कमरे में चले जाओ, कोई हरकत नहीं, वरना गोली सीधे सर पर लगेगी। दोनों युवक चुपचाप वहां से चले गए। कमरे में सिर्फ सेठ रह गया। इधर दूसरे कमरे से आकर नकाबपोशों ने नकाब उतार दिए तो सामने मास्टर और शमशेर
और पुलिस के जवान दिखाई दिए। शमशेर ने मास्टर से पूछा, अब क्या कहते हो? मास्टर बोला, जरा पिछले शहर के उस ट्रेन के आने का समय और उस शहर में उस ट्रेन के पहुंचने के समय की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई जाए, पता चल जाएगा कि सेठ झूठ बोल रहा है या सच। शमशेर ने फुटेज प्राप्त करने की व्यवस्था कर दी। 3 घंटे में फुटेज प्राप्त हो गई और सेठ की बात सही साबित हुई, मतलब सेठ को भी क्लीन चिट मिल गई। सेठ को 1 घंटे बाद छोड़ दिया गया और मास्टर शमशेर फिर इस हत्या को सुलझाने की तरकीब सोचने लगे। शमशेर ने मास्टर से कहा, मास्टर जी, हमारी नजर में जो संदिग्ध थे, हम तो सबकी जांच कर चुके हैं। लगता है हम कहीं पर चूक कर रहे हैं। मास्टर जी बोले, मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूं। चलिए हम थाने चलते हैं और एक एक करके सभी प्राप्त सबूतों का फिर से विश्लेषण करते हैं। दोनों थाने आ गए। शमशेर ने चाय मंगवाई। चाय पीने के बाद शमशेर बोला, मास्टर, सुबह हो गई है, आज इतवार है, आप घर जाकर थोड़ा आराम कर लो, फिर शहर में भोजन करके थाने आ जाना, तब इस बारे में सोचेंगे। मास्टर अपने घर चला गया। उसकी पत्नी भी उसके इंतजार में रात में ठीक से सो नहीं पाई थी, इसलिए वह थोड़ी देर आराम करने चली गई। लगभग 10 बजे उठकर उन्होंने चाय पी और फिर नाश्ता करने बैठी। मास्टर की पत्नी ने गर्मा गर्म पूरी और आलू की सब्जी बनाई थी। नाश्ता करने के बाद मास्टर की नजर सामने वाली दीवार पर टंगी फोटो पर गई। वह लगभग 1 साल पुरानी फोटो थी। उस फोटो में मास्टर और उसके दोनों दोस्त हरमन और नीलेश उसके साथ थे। सबसे आगे हरमन था, उसके पीछे गले में हाथ डाले नीलेश और उसके पीछे मास्टर था। हरमन ने लाल धारीदार शर्ट पहनी हुई थी। उसमें जो बटन थे वे काले रंग के थे, जिन पर गोल्डन धारी बनी हुई थी, जिन्होंने उन बटनों को एक अलग ही आकर्षक लुक दे रखा था। उस फोटो को उसकी पत्नी अलका ने खींचा था। मास्टर बोला, अलका, तुम्हें याद है ये तस्वीर तुमने पिछले साल खींची थी, जब हरमन और नीलेश के पहले प्रोजेक्ट पर अपना घर का मुहूर्त किया था? अलका कहने लगी, हाँ याद आया, उस दिन हम सभी वहां गए थे। फिर कुछ याद करते हुए बोली, हाँ, उस रात में हमारे घर भोजन करते हुए वे लोग बता रहे थे ना कि आजकल उनकी साइट पर काम रुका हुआ है क्योंकि फंड की दिक्कत आ रही है। इन्वेस्टर्स मार्केट की मंदी को देखते हुए पीछे हट रहे हैं और उनके पास भी इतनी रकम नहीं है कि वे प्रोजेक्ट को चालू रख सके। हरमन भाई तो कह रहे थे कि उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी इस प्रोजेक्ट पर लगा दी है और नीलेश भी बोल रहा था कि उसके पास अब पैसे नहीं बचे हैं। ऊपर से उन्होंने वहां मकान बुक करवाया है। वहां के मकान वाले भी दबाव डाल रहे हैं कि प्रोजेक्ट जल्दी से पूरा किया जाए। मास्टर को सारी बातें याद आ गई। खैर, नाश्ता खत्म होने के बाद यह टॉपिक भी खत्म हो गया। अलका ने पूछा, सनातन बाबू के हत्यारों का कुछ पता चला? मास्टर जी बोले, नहीं यार, अभी तक पुलिस अंधेरे में ही हाथ पैर मार रही है। जिन लोगों पर शक था सबको टटोलने के बाद भी खाली हाथ है, अभी कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। यह सुनकर अलका ने गहरी सांस ली और बोली, पता नहीं कौन मिशंस हत्यारे हैं जो एक भले मानस का खून कर छिप गए। मास्टर जी बोले, मैं भी यही सब सोच सोच कर परेशान हूं। देखो, भगवान सहायता जरूर करेंगे। तभी टेलीफोन की घंटी बजी। अलका ने फोन उठाया। वह मास्टर से बोली, थाने से फोन है, शमशेर जी आपसे कुछ पूछ रहे हैं। मास्टर जी ने रिसीवर लेकर कहा, जी हुक्म कीजिए सरकार। उधर से शमशेर की आवाज आई, आराम कर लिया हो तो आ जाओ। मास्टर जी, आज सुबह सुबह उमस और उस पर एसपी साहब की डांट खाना बस रह गई है। सेठ जी के केस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए, वरना किशन सेठ और हीरा नंदानी के मामले में हमारी कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठा रहे हैं। खासकर हीरा नंदानी के मामले में तो वे बिल्कुल ही फूट पड़े हैं। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया है, वरना सस्पेंशन नहीं तो ट्रांसफर तो निश्चित ही था। उन्होंने मुझे 3 दिन का वक्त दिया है। अब हमें हर हाल में हथियारों को पकड़कर कानून के हवाले करना ही है, वरना मेरी खैर नहीं, क्योंकि डीएसपी साहब का ऑर्डर है। मास्टर बोले, आप चिंता मत करिए साहब, मैं अभी थाने आ रहा हूँ। उम्मीद है हम दोनों मिलकर आज ही इस मामले को सुलझा लेंगे। शमशेर ने कहा, तो जल्दी आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। मास्टर ने हल्का से कहा, मैं थाने जा रहा हूँ। शमशेर बड़ी परेशानी में है, लंच पर मेरा इंतजार मत करना। अलका बोली, ठीक है, मगर रात को हरमन और नीलेश हमारे साथ घर पर डिनर करने वाले हैं, ये याद है ना? मास्टर बोले, अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गया, आज तुम्हारा जन्मदिन है। सॉरी, और हाँ, हैप्पी बर्थडे डियर।
उन्होंने अपनी पत्नी को आलिंगन में लिया और बोला, तुम जो हजारों साल साल के दिन हो, 50,000। अलका मुस्कुराते हुए बोली, बस बस रहने भी दो। जैसे हर साल आज का दिन तुम्हें याद ही रहता है। वो तो मैं ही हर साल याद दिलाती हो, तुम तो हर बार भूल ही जाते हो। मास्टर जी हाथ जोड़कर बोले, जो आ गया जहां पर ना। अलका बोली, लो, अब जनाब ने मेरा जेंडर ही बदल दिया। और दोनों हंसने लगे। मास्टर ने उसे एक बार फिर आलिंगन में लिया और फिर थाने की ओर चल पड़े। थाने में शमशेर बहुत उदास सा लग रहा था। मास्टर समझ गए कि उसे बड़ी डांट पड़ी है। वह उसके केबिन में आया और शमशेर ने बैठने का इशारा किया। थोड़ी देर मौन रहा, फिर मास्टर ने चुप्पी तोड़ी। थानेदार साहब, यह चुपचाप बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। चलिए हम एक एक कर घटनाओं की कड़ियों को मिलाते हैं। जहां भी कड़ी मिसिंग लगी वहीं से शुरू करेंगे। शमशेर बोला, ठीक है। सबसे पहले सनातन बाबू के दोस्तों का अचानक इतने साल बाद आना, फिर जन्मदिन मनाकर उस नीलम को देखकर वापस जाना। मास्टर जी बोले, कहीं कुछ नहीं। शमशेर ने सिर हिलाया। मास्टर एक एक कर घटना की कड़ियां मिलाते रहे। शमशेर हामी भरता रहा, मगर नतीजा फिर भी विफल रहा। मास्टर बोले, आखिर हमसे चूक कहां हो रही है? हम हर कड़ी परफेक्ट थे। तभी उन्हें याद आया कि किशन सेठ नहीं, जोधा बुंडे अभी भी पुलिस के कब्जे में है। उन्होंने शमशेर से कहा, गुंडों को बुलाओ और हाँ, उन्हें बिल्कुल डराना नहीं, बस मुझे कुछ सवाल करने देना। इंस्पेक्टर कहने लगा, ठीक है। मास्टर बोले, ऐसा करो, एक प्राइवेट गाड़ी में उन दोनों को बिठाओ और सिर्फ हम दोनों उस गाड़ी में रहेंगे। तुम गाड़ी चलाना, मैं उनसे जानकारी लूंगा। शमशेर ने सारी व्यवस्था कर ली। वह उन दोनों गुंडों को लेकर रवाना हो गए और मास्टर के कहने पर शमशेर गाड़ी शहर के बाहर ले चला। बाहर जंगल की ओर गाड़ी मुड़ी तो दोनों गुंडे घबराकर पूछने लगे, साहब, हमें कहां ले जा रहे हो? शमशेर बोला, चुपचाप बैठो, ज्यादा चूं चपड़ की तो यही उड़ा दूंगा। दोनों घबरा गए। उन्हें घबराते देखकर मास्टर बोले, सुनो भाई, थानेदार साहब का दिमाग बहुत ही घूम चुका है सनातन बाबू के मामले में। आज उन्हें एएसपी साहब से खूब डांट पड़ी है, इसलिए जरा शांति से सोचो और घटना के दिन और उसके आगे के 2-3 दिनों की सारी जानकारी हमें दे दो। हमें मालूम है कि तुम लोग पिछले 1 महीने से सारा दिन रात उनके घर की निगरानी कर रहे हो। कौन कौन उनके यहाँ आया और कौन कौन उनके घर से गया, सब कुछ बता दो। अगर कुछ भी गलत बोले तो ये पागल अफसर तुरंत गोली चला देगा। मास्टर की बात सुनकर दोनों और घबरा गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा और आंखों आंखों में कुछ इशारे किए, फिर एक एक कर सवाल कहने लगे। मास्टर जी गौर से सब सुन रहे थे। उन दोनों ने बताया कि ज्यादातर उस घर में कोई आता जाता नहीं, मगर सेठ हीरानंदानी जरूर वारदात के 2 दिन पहले रात में सनातन बाबू से मिलने आया था। उस दिन के बाद से रामदेव, जो अधिकतर अपने घर की चारदीवारी में समय व्यतीत करता था, अचानक अनजाने स्थानों की ओर अग्रसर होने लगा। उन्होंने बताया, पहले तो हमें कुछ असामान्य लगा। ये व्यक्ति जो वर्षों से घर से बाहर नहीं निकला था, अब कहां जा रहा है? उन्होंने उसका पीछा किया और पाया कि वह अपने घर प्रोजेक्ट वाली साइट पर गया था। यह सुनकर मास्टर चौंक गए। उन्होंने पूछा, वह वहां किससे मिलने गया था या मकान खरीदने की सोचकर गया था? इस पर उन्होंने जवाब दिया, हम नहीं बता सकते, पर वह सिर्फ ऑफिस में ही गया था। और 20 मिनट बाद जब वह वहां से निकला तो साइट का एक मालिक उसे बाहर तक छोड़ने आया। यह जानकारी मास्टर और शमशेर को स्तब्ध करने के लिए पर्याप्त थी। मास्टर ने अर्थपूर्ण नजरों से शमशेर को देखा और उसने भी सहमति में सिर हिलाया। मास्टर ने पूछा, क्या तुमने और कुछ देखा? उन्होंने बताया, उसी दिन रामदीन दोबारा उसी जगह पर गया और 5 मिनट में लौट आया। बाहर आते हुए वह चारों ओर चौकन्नी नजरों से देखता रहा, जैसे उसे डर था कि कोई उसे देख ना ले। इस जानकारी पर मास्टर और शमशेर एक बार फिर चूक गए। शमशेर ने गाड़ी में जोर से ब्रेक मारी। गाड़ी एक आवाज के साथ झटका खाकर रुक गई। शमशेर बोले, कितनी बार रामदीन वहां गया? तो उनमें से एक ने बताया, अगले दिन वह सिर्फ एक बार वहां गया, मगर उस दिन दोनों ही मालिक वहां नहीं थे। सुबह चुपचाप लौट आया। मास्टर बोले, तो सनातन बाबू की हत्या के बाद रामदीन की कोई विचित्र गतिविधि दिखाई दी थी? इस पर वे एक साथ बोले, वैसे तो कोई खास नहीं, मगर हत्या वाले दिन
रामदीन बाजार के बीचों बीच लगभग 15 मिनट खड़ा रहा। उसने न तो किसी दुकान का रुख किया और न ही कुछ खरीदा, मगर फिर अचानक अपने घर के एक मालिक को देखकर उसने सिर को हल्का झटका दिया और वापस लौट आया। ये बातें सुनकर मास्टर बोले, थानेदार साहब, इन लोगों ने आपको सारी जानकारी दे दी है, अब इनकी कोई जरूरत नहीं। ये सुनते ही दोनों गिड़गिड़ाते हुए बोले, साहब, हमें मत मारना, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वे अनाथ हो जाएंगे। इस पर मास्टर बोले, अरे पागलों, मैं तो इनसे तुम्हें छोड़ देने के लिए कहने जा रहा था। ये सुनकर शमशेर भी हंस पड़े और बोले, जाओ, भागो यहां से, मगर हाँ, अब आगे से गुंडागर्दी नहीं चलनी चाहिए, वरना इस बार एनकाउंटर करके ही छोड़ूंगा। गाड़ी की दिशा तेजी से थाने की ओर मोड़ दी गई। थाने पहुंचकर शमशेर बोले, यार मास्टर, इन लोगों की बातों से तो ये लगता है कि कुछ खिचड़ी पक रही है, मगर हत्या की गुत्थी अब भी नहीं सुलझ रही। अभी हमारे पास रामदीन के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है और न ही उन बिल्डरों के खिलाफ, इसलिए हम खाली हाथ ही हैं। उधर मास्टर कुछ और ही सोच रहे थे। उन्होंने शमशेर से मौके पर मिली वस्तुओं को देखने की इच्छा व्यक्त की। संजय उन्हें मालखाने में ले गया और मौके पर मिली वस्तुओं को दिखाया। शमशेर ने देखा, अलग अलग पॉली पैक में सारी वस्तुएं रखी थी। 2 बुलेट के खाली खोल, एक बड़ा चमड़े का बैग जिसमें दस्तावेज थे, उस अलमारी की चाबी जिसमें रुपये रखे थे, सनातन बाबू की चप्पल, कांसे का गिलास, एक बढ़िया बोन चाइना की क्वार्टर प्लेट और एक छोटा सा कमीज का बटन। मास्टर ने सारी चीजें बड़ी गौर से देखी, मगर कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया। फिर वे लोग शमशेर की केबिन में वापस आ गए। मास्टर बोले, भाई, एक बढ़िया चाय और कुछ हल्का फुल्का नाश्ता मनवा लो। जमशेद ने तुरंत कांस्टेबल को वह सब लाने के लिए कहा। शमशेर चुपचाप इंतजार कर रहा था कि मास्टर कुछ बोलेगा, लेकिन मास्टर ने उन वस्तुओं के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा, बल्कि शमशेर से बोले, थानेदार साहब, आज रात मेरे घर डिनर पर आओ, मेरी पत्नी अलका का जन्मदिन है। शमशेर बोले, मास्टर, यह नौकरी पर बने रहना है और तुम डिनर पर बुला रहे हो? मजाक छोड़ो और सोचो क्या करना है। मास्टर बोले, सब भगवान पर छोड़ दो, क्या पता वह किस रूप में तुम्हारी सहायता कर दें। तुम तो टेंशन फ्री होकर रात को डिनर पर आओ, और हाँ, हाथ में फोर्स तैयार रखना, रात में फोर्स को तैयार रखना, शायद भगवान तुम्हारी मदद कर दें। शमशेर बोले, पहले यह मत पूछो और सच बताओ, तुम्हें कोई लीड मिली है क्या? मास्टर बोले, नहीं भाई, मैं तो फिलहाल इस बारे में सोच ही नहीं रहा हूं, बल्कि बीवी को आज क्या उपहार दो ये सोच रहा हूं। वह शमशेर से विदा लेकर चले गए। निकलने से पहले बोले, थानेदार साहब, आते वक्त अपने साथ रामदीन को भी ले आना, मैंने भी उसे निमंत्रण दिया है। शाम को मास्टर के घर पर एक एक करके मेहमान आने लगे। सबसे पहले हरमन और नील आए। हरमन ने आज मास्टर के अनुरोध पर वही शर्ट पहनी थी जिसे वे उन तीनों दोस्तों की फोटो में पहने हुए थे। दरअसल ये शर्ट मास्टर की बहुत फेवरेट थी और खास मौकों पर वह हरमन को यही शर्ट पहनने के लिए कहता था। इसलिए हरमन ने आज भी उनके अनुरोध को स्वीकार करके पहन ली। फिर थोड़ी देर बाद ही शमशेर अपने साथ रामदीन को लेकर आ गए। उनके पीछे एक व्यक्ति और थोड़ा सहमा हुआ सा आया। उसे देखते ही मास्टर बोले, अरे मुश्ताक, आओ भाई, संकोच मत करो, इसे अपना घर समझो। वह थोड़ा सकुचाते हुए भीतर आ गया। उसे आते देखकर सभी ने उसे अपरिचित नजरों से देखा, सिवाय रामदीन के। यह देखकर मास्टर बोले, मैं परिचय करवा दूं, ये मेरा परिचित है, इसका नाम मुश्ताक है, पेशे से ऑटो ड्राइवर है और मेरे खास अनुरोध पर आज इस पार्टी में शामिल हुआ है। शमशेर ने उसे घूर कर देखा तो बेचारा एकदम सहम सा गया। यह देखकर मास्टर बोले, थानेदार साहब, इस वक्त आप कृपया पुलिस या तेवर छोड़कर सामान्य हो जाइए। यह सुनकर सब हंसने लगे। पार्टी शुरू हो गई। चाय नाश्ता के साथ गपशप और उपहार देने का सिलसिला चलने लगा। थोड़ी देर बाद शमशेर की निगाहें मास्टर पर टिक गईं। मास्टर ने हल्के से सिर हिलाकर उसे दिलासा दिया। तभी अलका बोली, चलो, भीतर वाले कमरे में खाने की व्यवस्था की गई है। सब लोग भीतर आ गए। खाना खाकर सब लोग उसी कमरे में बैठ गए। बाहर ठंड का एहसास पड़ने लगा था। अलका ने मास्टर को इशारे से मुख्य द्वार बंद करा दिया और शमशेर से रहा नहीं गया। वह बोले, मास्टर, पार्टी खत्म होने को आई,
अब तो बताओ कि हम सबको इस प्रकार इकट्ठा करने की क्या वजह है? क्योंकि मैं जान गया हूं कि आज भाभी जी का जन्मदिन नहीं है, बल्कि अगले महीने है। आज जब मैं अपनी पर्सनल डायरी पलट रहा था, तभी महत्वपूर्ण तारीखों पर नजर पड़ी और देखा कि भाभी जी का जन्मदिन अगले महीने है। मास्टर बोले, थानेदार बाबू, तुम्हारी अक्ल की दाद देता हो। सचमुच आज अलका का जन्मदिन नहीं है, बल्कि आज की पार्टी तुम्हारी जीत की खुशी में है, क्योंकि तुम्हें इस पार्टी में सनातन बाबू के हत्यारों को गिरफ्तार करना है। यह सुनकर शमशेर चौंक पड़े और बोले, मास्टर, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? इस वक्त कौन है? सभी तो जाने पहचाने लग रहे हैं। मास्टर बोले, पहले थाने फोन करके फोर्स बुलवा लो। शमशेर ने थाने फोन कर दिया। उधर सब आपस में फुसफुसाने लगे, सिर्फ मुश्ताक ही बेचारा अलग थलग खड़ा था। शमशेर अचानक उस पर झपटा, तभी मास्टर ने उसे रोका और कहा, नहीं नहीं, मुश्ताक हत्यारा नहीं है। हत्यारे 2 नहीं 3 है। शमशेर रुक गए। तभी कांस्टेबल ने आकर थाने से फोर्स आने की सूचना दी। मास्टर बोले, थानेदार साहब, हरमन, नीलेश और रामदीन को गिरफ्तार कर लो, यही हत्यारे हैं। सब लोग चौंक पड़े। इधर ये तीनों भागने की कोशिश करने लगे, मगर शमशेर के इशारे पर सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया। शमशेर बोले, पूरी बात बताओ मास्टर। मास्टर ने बताया, इस हत्याकांड की योजना 3 हफ्ते पहले ही बनाई गई थी। जब से रामदीन को उस नीलम के बारे में पता चला, दरअसल रामदीन सनातन बाबू का बहुत ही विश्वास पात्र नौकर था और सनातन बाबू के दोस्तों से नीलम की तारीफ और उसकी दुर्लभता के बारे में सुन चुका था। रामदीन को अपना घर प्रोजेक्ट में मकान लेने की इच्छा थी। मकान की कीमत सुनकर वह घबरा गया और वापस लौटने की सोच रहा था, मगर उसने सोचा कि एक बार मालिक लोगों से मिल लो, शायद कुछ राहत मिल जाए। वह उनके ऑफिस की ओर गया तो बाहर से उसने हरमन और नीलेश की बातें सुन ली। हरमन और नीलेश आपस में चर्चा कर रहे थे कि फंड की कमी के कारण प्रोजेक्ट रुक गया है। जल्दी से पैसों की व्यवस्था नहीं हुई तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। ये सुनकर रामदीन के दिमाग में एक ख्याल आया। उसने उनके केबिन में जाकर उनसे मुलाकात की और उन्हें उस दुर्लभ नीलम के बारे में बताया और बोला कि उसे लूटने में वह उनकी मदद कर सकता है। बदले में उसे नीलम का 1/3 दाम और एक मकान दिया जाए। इन दोनों ने सोचने का समय मांगा। 1 हफ्ते बाद वे तैयार हो गए, प्लान बनाने लगे। तभी उनके भाग्य से सेठ हीरा नंदानी ने नीलम 2.5 करोड़ में खरीद लिया और उसी रात उनका लूट का प्रोग्राम था। सो रामदीन ने मुख्य दरवाजा खोला छोड़ दिया और खुद भी उस दिन वहीं रुक गया। आधी रात में नीलेश और हरमन पहुंचे और सनातन बाबू को धमकाया। इनके साथ रामदीन को देखकर सनातन बाबू चौंके थे, इसलिए उनके चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। हरमन ने जब उनसे चाबी छीनने की कोशिश की, तभी हाथापाई में उनके साइड का बटन टूट कर गिर गया। आज आप देख सकते हैं कि हरमन की शर्ट में एक बटन अनमैच्ड लगा हुआ है। नीलेश ने गोलियां चलाई तो रामदीन ने अलमारी खोलकर नीलम उन्हें सौंप दिया। शमशेर बोले, मुश्ताक का क्या रोल है? मास्टर बोले, मुझे इस केस को सुलझाने में सबसे बड़ी मदद मुश्ताक ने ही की है। पहली लीड उसी ने दी थी। दरअसल यह वही ऑटो ड्राइवर है जिसने 2 बार रामदीन को अपना घर की साइट पर और 1 बार हरमन के घर पर पहुंचाया था। शमशेर ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया और मास्टर का धन्यवाद दिया। उसकी मदद से यह केस डेडलाइन से पहले ही हल हो गया। अगले दिन एसपी साहब ने शमशेर को बधाई दी और अखबारों में इस केस को हल करने वाले जीनियस के रूप में इंस्पेक्टर के गुणगान किए गए और उनकी तारीफ की गई। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।